बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 विपणन के अंतर्गत विपणन मिश्र पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। विपणन मिश्र, देखिए विपणन के बारे में हमने जाना कि जो उत्पादक होता है वह अपने सामान का निर्माण करता है उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह उत्पादन का कार्य करता है। उसे उत्पादन के कार्य को करने से पहले भी काफ़ी कार्य करना पड़ता है। उसे एक उपभोक्ता की आवश्यकता का पता लगाना होता है, साथ ही साथ वह इस आवश्यकता का पता लगाकर अपने उत्पाद निश्चित करता है कि वह किस चीज़ का उत्पादन करेगा, किस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार से वह उत्पादन करता है, उन्हीं वस्तुओं का वह उत्पादन करने का कार्य करता है। और इसी अनुरूप वह मूल्य भी ऐसा निर्धारित करता है कि ग्राहक उसे आसानी से क्रय कर सके और अपनी वस्तुओं को वह ग्राहक के पास उपलब्ध कराने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो भी उत्पादन उसके द्वारा किया जाता है उसकी जानकारी ग्राहक को देने का कार्य वह करता है। और इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं विपणन मिश्र। ये सभी चीज़ें जो वो करता है वह विपणन मिश्र के अंतर्गत आती है। देखिए इसे 4 P's के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या होता है देख लेते हैं। देखिए पहला होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। दूसरा होता है मूल्य, प्राइस। तीसरा होता है स्थान, प्लेस। चौथा होता है प्रवर्तन। देखिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये इस प्रकार से 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। उत्पाद, देखिए एक उत्पादक को उत्पाद तय करना होता है, उत्पाद का रूपांकन करना होता है, उसका विकास करना होता है, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग करनी होती है, उसकी ब्रांडिंग करनी होती है। ये सारे कार्य उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है मूल्य। देखिए वह इस प्रकार का मूल्य निर्धारित करता है जिससे उसकी लागत वसूल हो जाए और उसे लाभ भी प्राप्त हो, साथ ही साथ ग्राहक उस वस्तु को आसानी से क्रय कर सके। तीसरा होता है इसमें स्थान, प्लेस, यानी जहां पर ग्राहक है, जिस स्थान पर ग्राहक है उसी स्थान पर उसे उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएं, तो यह आता है स्थान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत परिवहन भी आता है। इसके अंतर्गत वितरण के जो मध्यस्थ होते हैं, किन किन मध्यस्थों से होकर वस्तुएं, जो उत्पाद है वह ग्राहक तक पहुंचेगी, यह इसके अंदर सम्मिलित होता है। अगला आता है प्रवर्तन। देखिए इसके अंतर्गत प्रवर्तन मिश्र के अंदर जो भी तत्व काम में आते हैं, जैसे विज्ञापन, प्रचार, वैयक्तिक विक्रय, सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। किस प्रकार से उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाएगी, वह सभी कुछ इसमें होता है। उसके लिए विज्ञापन करने हो, व्यक्तिगत विक्रय करना हो, व्यक्तिगत प्रचार करना हो, या फिर प्रचार का साधन अपनाना हो, ये सभी कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इनका एक उत्पादक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज हम इन्हीं विपणन मिश्र के जो ये 4 P's हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। विपणन मिश्र विभिन्न दरों से मिलकर बनता है, जो 4 P's के नाम से प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है: उत्पाद, प्रोडक्ट, दूसरा मूल्य, प्राइस, तीसरा स्थान, प्लेस, चौथा प्रवर्तन, प्रमोशन। देखिए ये 4 P's हैं: उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रवर्तन। आइए देखते हैं उत्पाद के अंतर्गत क्या आता है। उत्पाद मिश्र। देखिए उत्पाद यानी एक जो फर्म है वह किस प्रकार का उत्पाद करेगी, किस किस वस्तुओं का वह उत्पाद कर रही है, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है या नहीं। तो उत्पाद मिश्र। उत्पाद की गुणवत्ता, देखिए वह उत्पाद की गुणवत्ता पर भी ध्यान देती है
क्योंकि एक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु ही प्रतियोगिता में टिक सकती है। आजकल बाजार में एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में हो गई है। वो सभी फर्में एक ही प्रकार की वस्तुएं उपभोक्ता को उपलब्ध कराती है। यदि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उपभोक्ता आसानी से आपकी फर्म की वस्तु क्रय करेगा। तो उत्पाद की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। नए उत्पाद, देखिए जो फर्में होती है वे समय समय पर नए उत्पाद सामने लाती रहती हैं। आपने बाजार में देखा होगा कि पहले जो उत्पाद चला करते थे अब उनमें नए परिवर्तन के साथ नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अनुरूपण एवं विकास, देखिए उत्पाद के अंतर्गत अनुरूपण एवं विकास का कार्य भी किया जाता है। उत्पादों का विकास करने का कार्य भी इसके अंतर्गत होता है। पैकेजिंग, लेबलिंग, देखिए आजकल उत्पाद के अंतर्गत पैकेजिंग और लेबलिंग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कंपनियां अपनी उत्पादों को अच्छे पैकेट में पैक करने लगी हैं, साथ ही उनके ऊपर जो लेबल होता है उसमें उत्पाद से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां वे प्रदान करने लगी है। इससे उपभोक्ता को बहुत लाभ होता है, वह उस उत्पाद के बारे में समस्त प्रकार की जानकारियां रखता है तो वह उस उत्पाद को क्रय करने के लिए तत्पर हो पाता है। अगला है ब्रांडिंग, देखिए उत्पाद के अंतर्गत ही ब्रांडिंग भी आता है। हर कंपनी एक ब्रांड नाम के साथ आगे बढ़ती है और उसी के अंतर्गत अपने उत्पादों को बाजार में लाती है। या तो वह एक ब्रांड नाम के अंतर्गत सारे उत्पाद लेकर आएगी या फिर हर वस्तु के लिए वह अलग अलग ब्रांड नेम तय करती है जिससे कि उसके उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचे और उपभोक्ता उस ब्रांड नाम की वस्तु को ही खरीदने के लिए अग्रसर हो। इसके बाद बात आती है मूल्य की, प्राइस की। देखिए मूल्य निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है उत्पादक के लिए। किस प्रकार से मूल्य निर्धारण करें, क्या मूल्य निर्धारण किया जाए ताकि उसकी लागत भी वसूल हो जाए, वह लाभ भी प्राप्त कर ले और जो उपभोक्ता है उसको भी अधिक पैसा भुगतान नहीं करना पड़े। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाभ की सीमा को भी देखा जाता है कि एक फर्म को लाभ कितना होगा। साथ ही मूल्य के संबंध में रणनीति भी बनाई जाती है, कितनी छूट दी जा सकती है, कितना माल उधार में दिया जा सकता है, इसके संबंध में भी रणनीति एक उत्पादक को बनानी पड़ती है। मूल्य परिवर्तन, और जो वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता है प्रतिस्पर्धी कंपनियों को देखते हुए कई बार एक जो फर्म होती है उसे अपने उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन लाना होता है। साथ ही साथ बाजार की स्थिति को देखते हुए उसे अपने मूल्यों में परिवर्तन करना होता है। इस पर भी उसे बहुत ही व्यापक तरीके से सोचना होता है और मूल्य परिवर्तन का फैसला लेना होता है। अगला है स्थान, देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है विपणन मिश्र के अंतर्गत। वितरण के माध्यम, वितरण के क्या माध्यम होंगे, किस प्रकार से आप मध्यस्थों का चयन करेंगे, किस प्रकार से आप अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, वह इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। मध्यस्थों का चयन, आप अपने जो उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के क्रम में कितने मध्यस्थ रखेंगे और उनका चयन किस प्रकार से करेंगे, उनके क्षेत्र किस प्रकार से निर्धारित होंगे, इसका चयन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वितरण प्रचार, और एक उपभोक्ता तक उसकी वस्तुएं पहुंचाकर जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो कहां उसे प्राप्त होगी, इसका प्रचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। वितरण प्रचार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवर्तन, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए प्रवर्तन मिश्र के कुछ तत्वों का सहारा लेना पड़ता है जिनमें पहला है विज्ञापन। देखिए विज्ञापन के माध्यम से एक जो उत्पादक होता है वह वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने में सफल होता है। वह अच्छे तरीके से यदि विज्ञापन करता है तो उपभोक्ता उस उत्पाद के बारे में सारी जानकारियां पहले ही प्राप्त कर लेता है। उसको देखकर वह उत्पाद को क्रय करने के लिए अपना मन बना लेता है। अगला है इसी का प्रवर्तन मिश्र का दूसरा तत्व व्यक्तिगत विक्रय। देखिए उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत विक्रय का सहारा भी एक उत्पादक द्वारा लिया जाता है। वह इस माध्यम से भी अपनी वस्तुओं को, अपने उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। विक्रय प्रवर्तन, देखिए यह भी प्रवर्तन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा भी उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, उसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार की छूट दी जाती है, कई प्रकार की स्कीमें
निकाली जाती है। जनसंपर्क, देखिए प्रचार भी एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन मिश्र का माध्यम है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता को वस्तुएं क्रय करने के लिए तैयार किया जाता है। आइए इनको अलग अलग करके भी देख लेते हैं। उत्पाद के बारे में, उत्पाद का अर्थ है वस्तु, सेवाएं अथवा अन्य कोई पदार्थ जिसका मूल्य है, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। देखिए एक उत्पादक है, यह कई प्रकार के उत्पाद बना रहा है, और यह उत्पाद क्यों बनाता है? बिक्री करने के लिए, ताकि जो उपभोक्ता है वह इन उत्पादों का क्या करे? क्रय करे, वह इन उत्पादों को खरीदे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके लिए जो फर्म है वह उत्पाद को तैयार करती है और इसके बदले में जो उपभोक्ता है वह मूल्य चुकाता है, कुछ न कुछ धनराशि उसके बदले में उसे चुकानी होती है। तो इस प्रकार फर्म को पैसा प्राप्त होता है और वह उत्पाद ग्राहक तक पहुंचाकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। उदाहरण टाटा कंपनी के उत्पाद, टाटा स्टील, ट्रक, नमक, बड़ी संख्या में अन्य उत्पाद। देखिए जो टाटा कंपनी है वह कई तरीके के उत्पाद बनाती है। वह टाटा स्टील भी निर्मित करती है, टाटा के ट्रक भी आपने सुने होंगे, टाटा नमक भी आपने सुना है। इसी प्रकार टाटा कंपनी के कई अन्य उत्पाद भी हैं जो बाजार में हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा। देखिए यह नहाने का साबुन भी बनाता है, यह डिटर्जेंट भी बनाता है और कई अन्य उत्पाद भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कंपनियां कई प्रकार के उत्पाद निर्माण करने का कार्य करती है। और ये सारे उत्पाद क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इनकी बिक्री उपभोक्ता को की जाए, और उपभोक्ता इन्हें क्रय क्यों करता है? ताकि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इसके लिए एक उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करता है और एक जो फर्म होती है वह उत्पादन करने का कार्य करती है, उत्पाद तैयार करने का कार्य करती है। उत्पाद से अभिप्राय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उनको प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से भी है। देखिए उपभोक्ता को ध्यान में रखकर उनको प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से भी है, यानी उपभोक्ता को प्रदान किया जाए, कोई ना कोई वस्तु उपभोक्ता को दी जाएगी जिससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होगा, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा। उत्पाद से इसका विस्तार भी सम्मिलित है, अर्थात ग्राहक को बिक्री के बाद की सेवाएं, शिकायतों को दूर करना, अतिरिक्त मशीनी पुर्जों को उपलब्ध कराना आदि की सुविधाएं। देखिए उत्पाद में इसके विस्तार को भी सम्मिलित किया जाता है। आपने उत्पाद जो आपका प्रोडक्ट है वह एक ग्राहक को बेच दिया है, वह ग्राहक को क्या कर दिया है? बेच दिया है, उसके द्वारा इसे क्रय कर लिया गया है। इसके द्वारा क्या कर लिया गया है? इसे क्रय कर लिया गया है। लेकिन क्या एक कंपनी की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है? एक फर्म की वहीं जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं बच्चों, उसके बाद भी एक फर्म की जिम्मेदारी होती है। यदि इसने एक फ्रिज खरीदा है, मान लीजिए एक फ्रिज खरीदा है, तो आफ्टर सेल सर्विस यानी बाद में बिक्री के बाद की सेवाएं, बिक्री के बाद की सेवाएं भी इसे उपलब्ध होती है। अगर इसे कोई इस उत्पाद में कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण भी एक उत्पादक के द्वारा किया जाता है। कोई कलपुर्जा खराब हो गया है, मशीन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे दूर करने का कार्य भी एक उत्पादक द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें जो बिक्री के बाद में भी की जाती है वे भी उत्पाद के अंतर्गत ही सम्मिलित होती है, क्योंकि इससे उत्पाद की बिक्री पर फर्क पड़ता है। यदि कोई फर्म बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान नहीं करती है तो धीरे धीरे उसकी बिक्री पर असर हो जाता है। ये जो ग्राहक को बिक्री के बाद की जो भी सेवाएं हैं वे स्थायी उत्पादों पर दी जाती हैं। इन सभी का उपभोक्ता स्थायी उत्पादों के विपणन में, जैसे ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर आदि के विपणन में बहुत महत्व है। देखिए बाजार में हम टीवी लेने जाते हैं, हम वहां से वॉशिंग मशीन क्रय करते हैं, वहां से हम एसी क्रय करते हैं। तो ऐसे समय में हमें बिक्री के बाद की सेवाओं को भी ध्यान में रखना होता है कि कौन सी कंपनी हमें बिक्री के बाद में सेवाएं प्रदान कर रही है, कौन सी कंपनी हमें शिकायतों को दूर करने में सहयोग करेगी। इन चीजों को भी हम ध्यान में रखकर इन वस्तुओं का क्रय करते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उन्हें हम एक बार ही क्रय करते हैं। ये स्थायी उत्पाद होते हैं जिनको उपभोक्ता एक बार क्रय करता है, लंबे समय तक इन्हें काम में लेता रहता है। देखिए आप कार खरीदते हैं तो ये तो है नहीं कार खराब हुई तुरंत उसे
बदल देंगे। देखिए, आप चाहेंगे कि बाद में उसकी सेवाएं, जो कंपनी है उसकी सेवाएं आपको प्राप्त होती रहे। कार में कोई दिक्कत आई है तो उसे वह सही करके दे, उसको वह सुधार करके दे। तो इस प्रकार से जो ये स्थायी वस्तुएं होती है, इनको क्रय करते समय हमें बाद के अंदर क्या सर्विसें मिलेंगी, इनको भी देखना होता है। हमारी शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इन पर भी ध्यान देना होता है। कल पुर्जे क्या इनके उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इन पर भी ध्यान देना होता है। और एक उत्पादक भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का उत्पादन करने का कार्य करता है। उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय रूप, आकार, गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबल एवं ब्रांड के संबंध में होते हैं। जब भी उत्पाद को तैयार किया जाता है तो उत्पादक द्वारा एक वस्तु के रूप, रंग के बारे में भी निर्णय लिया जाता है। किस प्रकार का रूप होगा, किस प्रकार का उसका आकार होगा, किस प्रकार की उसकी पैकिंग की जाएगी, किस प्रकार की लेबलिंग की जाएगी, उस उत्पाद की क्या गुणवत्ता निश्चित की जाए कि ग्राहक अधिक से अधिक उस वस्तु को खरीदें। साथ ही साथ एक ब्रांड के बारे में भी उसे निर्णय लेना होता है। ये सभी उत्पादक के द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं एक उत्पाद के क्रम में। मूल्य, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान ग्राहक द्वारा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक वस्तु को जब ग्राहक खरीदता है तो उसके बदले में ग्राहक द्वारा एक मूल्य का भुगतान किया जाता है। कुछ निर्धारित राशि उपभोक्ता द्वारा दी जाती है विक्रेता को। अधिकांश उत्पादों के मांग की मात्रा को उसका मूल्य प्रभावित करता है। देखिए, अधिकांश उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी मांग को उस वस्तु का मूल्य प्रभावित करता है। यदि मूल्य कम हुआ है तो मांग बढ़ जाती है। मूल्य कम है तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। और मूल्य अगर अधिक हो जाएगा तो मांग धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो जो ये मूल्य और मांग के बीच में संबंध है, यह भी एक वस्तु की बिक्री को प्रभावित करता है। विपणनकर्ताओं को न केवल मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है, बल्कि मूल्य निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कर फर्म के उत्पादों का मूल्य भी निर्धारित करना होता है। देखिए, जो विपणनकर्ता होता है उसे वस्तु का मूल्य निर्धारण करना होता है। इसके लिए उसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने होते हैं वे ये होते हैं कि वह किस प्रकार वस्तु का मूल्य निर्धारित करे कि उसकी लागत भी वसूल हो जाए और ग्राहक भी उस वस्तु को आसानी से क्रय कर ले, साथ ही साथ लाभ भी होता रहे। तो इसे सोचकर ही उसे मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। देखिए, उत्पादों का मूल्य जब वह निर्धारित करता है तब वह हर चीज को बारीकी से सोचता है, हर चीज पर उसे विचार करना होता है। ग्राहकों एवं व्यापारियों को दी जाने वाली छूट एवं उधार की शर्तों का फैसला भी लेना होता है। कीमत उत्पाद की उपयोगिता से मेल खाती है या नहीं, इस पर भी उसे फैसला लेना होता है। देखिए, अगर आपने बहुत अधिक मूल्य निर्धारित कर दिया और अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों द्वारा उसी प्रकार की वस्तु का मूल्य कम निर्धारित किया गया है, तो जो उपभोक्ता है वह उस अन्य प्रतिस्पर्धी फर्म के वस्तु को क्रय करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी वस्तु का मूल्य कम निर्धारित करना होगा। लेकिन मूल्य निर्धारित करते समय यह देखना भी आवश्यक है कि आपकी लागत, मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन पर जो लागत आ रही है वह 10 रुपए है और आपने उसका मूल्य निर्धारित कर दिया 9 रुपए, तो आप उस वस्तु को जब भी बेचेंगे तब आपको नुकसान ही नुकसान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धी फर्मों का मूल्य भी 9 रुपए था, आपने अपना मूल्य 9 रुपए निर्धारित कर दिया, लेकिन आप लगातार क्या है, हानि उठाते रहेंगे और आपका एक दिन व्यवसाय बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। आपको अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करना है कि लागत भी वसूल हो जाए और लाभ भी प्राप्त हो जाए और आपका मूल्य भी अधिक ना हो। 10 रुपए आपकी लागत आई, 11 रुपए अगर हमने अपना मूल्य निर्धारित कर लिया है तो इसमें हमें 1 रुपए का लाभ भी अर्जित हो रहा है, साथ ही साथ मूल्य भी बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। हमने अपनी लागत भी वसूल कर ली और लाभ भी हम प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें मूल्य निर्धारित करना होता है। स्थान अर्थात वस्तुओं के वितरण में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने की क्रियाएं सम्मिलित है। देखिए, स्थान के अंतर्गत
दो चीजें आती है, एक तो जहां पर वस्तु को बेचा जाना है वहां पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाए, साथ ही साथ उपभोक्ता तक वस्तुएं किस प्रकार पहुंचाई जाएगी, उपभोक्ता जहां से आसानी से उन वस्तुओं को क्रय कर सके। तो इसके अंतर्गत आता है वस्तुओं के वितरण में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने की क्रियाएं, किस प्रकार वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सकेंगी। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वे हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरक अथवा मध्यस्थ का चयन, कि जो उत्पादक फर्म है वह सीधे कस्टमर तक पहुंचेगी या इसके बीच में फुटकर विक्रेता होंगे, फिर कस्टमर तक पहुंचेगा उत्पाद, या फिर पहले थोक विक्रेता फिर फुटकर विक्रेता और उसके बाद में उत्पाद कस्टमर तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से एक फर्म को उपभोक्ता तक अपनी वस्तुएं पहुंचाने के क्रम में एक जो मध्यस्थ होते हैं इनका भी चयन करना होता है, कितने मध्यस्थों के साथ वह आगे बढ़ेगी, क्योंकि जहां भी मध्यस्थ अधिक संख्या में होते हैं वहां पर वस्तुओं का जो मूल्य है वह बढ़ता चला जाता है। यदि कंपनी सीधे कस्टमर तक जाती है तो उत्पाद का मूल्य कम होगा, मान लीजिए 60 रुपए है, जैसे ही फुटकर व्यवसायी आए तो हो सकता है मूल्य बढ़ जाए, हो सकता है अधिक फुटकर व्यवसायी आ गए, थोक विक्रेता आ गए तो इसमें मूल्य और अधिक बढ़ जाए। तो इस प्रकार वस्तुओं का मूल्य भी इन मध्यस्थों के कारण से भी बढ़ता रहता है। मध्यस्थों को छूट, साथ ही उसे यह भी निर्णय लेना होगा कि मध्यस्थों को कितनी छूट प्रदान की जाए, क्योंकि मध्यस्थ भी लाभ अर्जित करने के लिए ही उसका सहयोग करते हैं। तो वह मध्यस्थों को कितनी छूट दे सकता है इसके बारे में भी उसे विचार करना होगा। प्रवर्तन अभियान कि किस प्रकार से प्रचार किया जाएगा इसके ऊपर भी उसे ध्यान देना होगा। आदि के द्वारा समर्थन प्रदान करना, एक जो मध्यस्थ होता है उसका किस प्रकार से प्रवर्तन अभियान चलाकर वह सहयोग प्रदान कर सकेगा इसके बारे में भी एक विपणनकर्ता को पहले ही अनुमान लगाना होता है, पहले ही निर्णय लेना होता है। इसके बदले में मध्यस्थ फर्म के उत्पादों का संग्रह करते हैं, और देखिए जब इतना वह करता है तो इसके बदले में जो मध्यस्थ हैं वह उत्पादों का संग्रह करके अपने पास रखने का कार्य करते हैं, उन्हें संभावित ग्राहकों को दिखाते हैं, ग्राहकों से मूल्य तय करते हैं, विक्रय को अंतिम रूप प्रदान करते हैं तथा बिक्री के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए आपने मान लीजिए एलजी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीदा, अब एलजी कंपनी का जो हेड है वह तो आपकी मशीन को और आपके फ्रिज को सही करने नहीं आएगा। इसके लिए जो आपको बीच में विक्रय करता है, जिसने आपको वस्तु बेची है, वह अपने इंजीनियर को भेजेगा जो एलजी कंपनी से प्रशिक्षित है, उसे भेजकर वह रेफ्रिजरेटर की जो समस्या है उसे दूर करने का कार्य करेगा यदि उसमें कोई समस्या आती है तो इस प्रकार से जो विक्रय करता होता है वह बिक्री के पश्चात की सेवाएं भी प्रदान करने का कार्य करता है। आपने टीवी खरीदा है तो टीवी कंपनी जो निर्माता कंपनी है वह तो उसे फिक्स करने नहीं आएगी, आपने जहां से खरीदा है वह उस टीवी को फिक्स करने की सुविधा आपको प्रदान करता है, यानी बिक्री के पश्चात की सेवाएं भी वह आपको देता है। आप मोल भाव भी उसी विक्रयकर्ता से करते हैं, उसी मध्यस्थ के साथ करते हैं। कितने मूल्य पर वह आपको वस्तु दे रहा है इसके संबंध में आप जो भी चर्चा करेंगे वह उस मध्यस्थ से ही करते हैं। अन्य क्षेत्र जिनके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं वे है स्टॉक का प्रबंधन, संग्रहण एवं भंडारण तथा वस्तुओं का उनके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक ले जाना। देखिए इन सभी के बारे में भी एक विपणनकर्ता को निर्णय लेना होता है, कितना स्टॉक रखा जाना है, कितने का भंडारण करना है, संग्रहण कहाँ किया जाना है, किस प्रकार से संग्रहण कार्य किया जाना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो कि एक विपणनकर्ता को लेना होता है। साथ ही उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक किस माध्यम से वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी इसके बारे में भी उसे निर्णय लेना होता है। प्रवर्तन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपणन मिश्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के प्रवर्तन में जो क्रियाएं सम्मिलित है वे हैं उत्पाद की उपलब्धता, रंग, रूप, गुण आदि को लक्षित उपभोक्ता के समक्ष रखना तथा उसे इसके क्रय के लिए प्रोत्साहित करना। हमने
अपना उत्पाद बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार किया है, उसका मूल्य भी अच्छा है, लेकिन उसके बारे में यदि हम उपभोक्ता को नहीं समझा पाते हैं, उपभोक्ता तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। क्या वस्तु का रंग है, रूप है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसको कितना लाभ होगा उस वस्तु को क्रय करने पर, इसके बारे में एक उपभोक्ता को बताना होता है। और यही कार्य होता है प्रवर्तन के माध्यम से। अधिकांश विपणन संगठन कई प्रकार की बिक्री प्रवर्तन क्रियाएं करते हैं तथा इस पर भारी राशि व्यय करते हैं। देखिए, कई जो विपणन संगठन हैं वे इस कार्य पर काफी धनराशि खर्च करते हैं कि वे किस प्रकार अपने उत्पादों की जानकारी एक उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, किस प्रकार उसे क्रय करने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए कई विपणन संगठन, कई फर्में काफी धनराशि खर्च करती है। इसके कई माध्यम हैं, जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, बिक्री संवर्धन की विधियां जैसे मूल्य में कटौती, मुफ्त नमूने आदि। देखिए बच्चों, जो प्रवर्तन होता है इसके कई माध्यम होते हैं, जिनमें विज्ञापन महत्वपूर्ण है। आप न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखते होंगे, समाचार पत्रों में कई जगह पर कई प्रकार के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो टीवी होता है, रेडियो होता है, उस पर भी आपको विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग विज्ञापन उस पर प्रदर्शित होते हैं। वे अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें देखकर उपभोक्ता उन्हें क्रय करने के लिए उनकी ओर अग्रसर होता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत विक्रय की विधि भी अपनाई जाती है। देखिए, आप स्थान स्थान पर कैनोपी लगाकर लोगों को अपनी वस्तुएं बेचते हुए देखते होंगे। ये व्यक्तिगत विक्रय का एक माध्यम होता है, यानी उपभोक्ता तक पहुंचकर उसको उत्पाद के बारे में जानकारी दी जाती है। घरों पर भी आपके कई बार जो उत्पादक है उनकी तरफ से भेजे हुए प्रतिनिधि आते हैं, अपने उत्पाद आपको घरों तक पहुंचाते हैं। साथ ही उस उत्पाद को किस प्रकार काम में लिया जाना है इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करते हैं। वे उस उत्पाद के बारे में सारी जानकारी एक उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिक्री संवर्धन की अन्य विधियां भी काम में ली जाती है, जिनके अंतर्गत जो वस्तु होती है, जो उत्पाद होते हैं, उनके मुफ्त नमूने बांटे जाते हैं। साथ ही उनके मूल्य में छूट दी जाती है, कुछ प्रतिशत अधिक देकर वस्तुओं को बेचने का कार्य किया जाता है, ताकि उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए आगे आए। विपणन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इन तत्वों का कितनी भली भांति मिश्रण किया जाए कि ग्राहक के लिए इनका महत्व बढ़ जाए तथा साथ ही उनकी बिक्री तथा लाभ कमाने के उद्देश्य की भी पूर्ति हो। देखिए, विपणनकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो ये विपणन मिश्र के तत्व हैं, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन, इनका वह किस प्रकार से काम में ले कि एक उपभोक्ता के लिए तो वह लाभदायक हो ही, उसके लिए तो उसका महत्व बढ़े ही, साथ ही साथ जो उत्पादक है उसको भी लाभ कमाने के अधिक अवसर प्राप्त हो, उसकी बिक्री बढ़े। ऐसे में फर्म के सामने समस्या इस बात की होगी कि दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्वों का प्रभावी योग कौन सा होगा। देखिए, ऐसे समय में एक उत्पादक के सामने यह समस्या हो जाती है कि वह किस प्रकार से इन तत्वों को काम में ले कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उसके उद्देश्य शीघ्रता से पूरे हो। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने विपणन मिश्र के 4 तत्वों के बारे में अध्ययन किया। इन तत्वों के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक तत्व पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।